हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक जो हमारे DSSP के अंदर क्वेश्चंस आए थे, तो केमिस्ट्री की जो क्लास 9th है वहाँ से हम कर चुके हैं। तो उसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। जो थर्ड पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, ये हम कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो Al3 आयन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, एल्यूमिनियम होता है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है Z है, Z की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 13 होती है। तो इसकी जब KLM शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 283 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब 3+ का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से लूज कर दिए, ये लास्ट वाले। तो ये लूज करने के बाद अब इसकी वैलेंस शेल है, ये वाली जो है लास्ट वाली शेल, इसके अंदर कितने रह गए, यहाँ पे 0 रह गए। तो आंसर इसका क्या होएगा, 0। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम के एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करते, तो हम 3 बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमने 120 ग्राम ऑफ Mg के अंदर। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो 1 मोल ऑफ Mg किसके बराबर होगा, इसका जो भी मास है उसके। तो मास कितना होता है मैग्नीशियम का, 20 ग्राम होता है। अब हमें कितने ग्राम का निकालना है, के अंदर मोल्स निकालने हैं 120 ग्राम के अंदर। तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसी तरीके से जो मोल्स निकलेंगे वो भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, 5 मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, came to the conclusion that in every chemical reaction total mass of the reactants is equal to the mass of all the product. This law is also known as law of conservation of mass. तो law of conservation of mass हम पूछ रहे हैं कि किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास निकालना है हमें 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का। तो देखो 1 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर का मास जो है वो कितना होगा, 16 ग्राम होगा, ठीक है। और 16 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 6.02 टू 10⁻³ एटम्स होंगे, ठीक है। इतने एटम्स होंगे। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 बाय में एवोगैड्रो नंबर जो ये है हमारा 6.02 टू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर भी है। तो इसको जब हम करेंगे डिवाइड तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.66 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन मरकरी। तो ये मरकरी है, इसमें Z की वैल्यू दे रखी है 80। तो जितनी Z की वैल्यू होती है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स भी 80 होंगे। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होगा। ना तो सेकंड होगा हमारा आंसर, ना ही हमारा आंसर 4 होगा। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज भी नहीं है। तो यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितने होंगे, 80 होंगे। तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आ गया ये। लेकिन अगर हमें प्रोटॉन्स भी निकालने हैं तो क्या करेंगे, 199 में से हम न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर माइनस कर लेते हैं। तो 199 में से जब हम 80 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 119। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ठीक है, जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है। तो मास नंबर हमेशा हमने पता है, मास किसी भी एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रेसिड्यू करते हैं, हमारे प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू हम कर चुके हैं, कितनी होती है, 6.02 टू 10⁻23 मोल इनवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर फेज टू लिक्विड फेज। कि वेपर से लिक्विड का बनना, वेपर से किसका बनना, लिक्विड का बनना क्या कहलाता है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में तो जो हमारी लिक्विड है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर, गैस के अंदर। और सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन के अंदर जो हमारा सॉलिड है वो चेंज होता है गैस के अंदर, या फिर जो गैस है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड के अंदर बिना किसी लिक्विड फेज के। नेक्स्ट इज
एटोमिसिटी ऑफ द इनर्ट गैसेस, जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है ना, वो हम मान के चलते हैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, और ये कैसे रहती है, मोनोटोमिक फॉर्म में रहती है। जैसे हीलियम है, हीलियम जो है He की फॉर्म में रहेगी, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसके अंदर एक ही एटम है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइज केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती हो। तो कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, जब कुक करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, लेकिन जब वाटर की बॉइलिंग होती है तो उसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। फिर बर्निंग ऑफ पेपर, किसी भी चीज की बर्निंग होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फूड का जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। शुगर को डिसोल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है ग्लास का टूटना, इसमें भी स्टेट नहीं चेंज हो रही, बॉइलिंग भी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना द फॉलोइंग। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है जिसके अंदर एटम्स हैं, वो कंबाइन करते हैं, तो ये किसने कहा था, ये प्राउस्ट ने कहा था। फिर आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैसे हमने नहीं किया है, लेकिन ये किसने दिया था, ये रिचर ने दिया था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, इसको हम ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपके लेवोसियर ने। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये किसने दिया था, ये डाल्टन ने दिया था, तो इसके मैच हो गए। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बोलते हैं, वो किसने दिया था, लेवोसियर ने। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट ने। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था रिचर ने, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज कब मिलता है, तो जो रदरफोर्ड है इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1908 में, 1906 में मिलता है आपके थॉमसन को, और 1932 के अंदर क्या है, किसकी डिस्कवरी होती है, न्यूटन की डिस्कवरी होती है। नेक्स्ट है कि जो फेस क्रीम होती है हमारे पास किसका एग्जाम्पल होती है, तो जो भी फेस क्रीम होती है वो इमल्शंस का एग्जाम्पल होती हैं। इसके अलावा जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क भी इमल्शन होता है। इमल्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो डिस्पर्सिंग फेस है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, दोनों किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी शेविंग क्रीम्स होती है ना, शेविंग क्रीम्स किस में आती हैं, वो फॉर्म्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है कि जो ड्रग्स फ्रॉम ब्लड आर सेपरेटेड बाय, कि ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, उसके वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अराउंड मूव करते हैं, और फिर बाद में वो क्या है, सेपरेट आउट हो जाते हैं डेंसिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट है कि जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग कैसा फिनोमिना होता है, तो बॉइलिंग जो है वो हमारा एक बल्क फिनोमिना होता है, जबकि इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होंगे ना, वही गैस फेस के अंदर चेंज होते हैं इवेपोरेशन के अंदर, जबकि बॉइलिंग के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है वो सारा किस में चेंज होएगा, वेपर्स के अंदर चेंज होता है। नेक्स्ट है कि हमारा जो स्टार्च सॉल्यूशन होता है वो किसका एग्जांपल होता है, तो जो स्टार्च सॉल्यूशन होता है ना हमारा, ये किसका एग्जांपल होता है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। और एक और मिल्क हम कह सकते हैं, जो मिल्क होता है वो भी हमारा स्टार्च सॉल्यूशन की तरह कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमने जो केमिस्ट्री की क्लास 9th है वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि DSSB के एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अब हम इसके साथ बायो के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।